दोस्तों, अगर आपको खाना खाने के बाद पेट फूलता है, सीने में जलन होती है, बार बार डकार आती है या कई कई दिनों तक पेट ठीक से साफ नहीं होता, तो हो सकता है आप भी इन समस्याओं को सिर्फ गैस समझकर बार बार कोई घरेलू नुस्खा या दवा ले रहे हों। लेकिन एक ज़रूरी बात आप समझिए, गैस, एसिडिटी और कब्ज़ तीनों एक ही चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग तीनों का इलाज एक ही तरीके से करने लगते हैं। दोस्तों, मैं हूं हेल्थ एजुकेटर माज और इस चैनल पर कोशिश यही रहती है कि हेल्थ से जुड़ी बातें आपको आसान भाषा में और सही जानकारी के साथ समझाई जाए। आज हम शुरुआत से समझेंगे कि गैस और एसिडिटी आखिर होती क्यों है, कब्ज क्यों होता है, किन रोज़ की आदतों से ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है और घर पर कौन सी चीज़ें वास्तव में सपोर्ट कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, अगर आपको भी गैस, पेट फूलना या कब्ज़ की शिकायत रहती है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, गैस, एसिडिटी या कब्ज़। क्योंकि हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का कारण वही ना हो जो आप अब तक समझते आए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको गैस, एसिडिटी और कब्ज़ को ठीक करने और मैनेज करने से जुड़ी ऐसी बातें बताने वाला हूं, ऐसी नेचुरल चीज़ें बताने वाला हूं जो आपकी इन तीनों समस्याओं का जड़ से अंत कर देगी। लेकिन उससे पहले एक बात बहुत ज़रूरी है। हेल्थ एजुकेटर पर मैं आपको सिर्फ अपनी राय या इंटरनेट पर चल रहे किसी भी घरेलू नुस्खे को सच बताकर पेश नहीं करता। मैं जो भी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा उसे भरोसेमंद मेडिकल सोर्सेज, रिसर्च पेपर्स, क्लिनिकल गाइडलाइंस और माननीय हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी से वेरीफाई करने के बाद ही बताऊंगा। यानी अगर मैं किसी फूड, होम रेमेडी, लाइफस्टाइल चेंज या ट्रीटमेंट के बारे में कोई बात कहूंगा तो कोशिश यही रहेगी कि आपको ये भी पता हो कि वे जानकारी कहाँ से आई है, किस मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन है, किस रिसर्च या स्टडी से सपोर्ट मिलती है। और अगर किसी बात के पीछे स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है तो मैं उसे भी साफ साफ बताऊंगा। मतलब कोई भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं करूंगा। एग्जाम्पल के लिए कब्ज में फाइबर और पर्याप्त फ्लूइड्स की जानकारी के बारे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिसीज़ यानी NIDDK की जानकारी उपलब्ध है। और एसिड रिफ्लक्स के लिए भी इसी तरह मेडिकल गाइडलाइंस मौजूद है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि क्या खाना है, क्या पीना है, बल्कि ये भी बताऊंगा कि उसके पीछे एविडेंस क्या कहता है। अगर किसी बात का सोर्सेज किसी मेडिकल गाइडलाइन से है तो मैं उसका नाम बताऊंगा। अगर किसी स्टडी से है तो स्टडी और उसके रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा। और अगर किसी घरेलू नुस्खे के लिए मौजूद साइंटिफिक एविडेंस नहीं है तो मैं उसे मिरेकल ट्रीटमेंट बनाकर बिल्कुल पेश नहीं करूंगा। मेरा मकसद आपको डराना या डॉक्टर की ज़रूरत ख़त्म करना नहीं है। मेरा मकसद है आपको इतनी सही जानकारी देना कि आपको पता हो कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस पर सपोर्ट कर सकती है, कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए और कब मेडिकल एडवाइस लेना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हेल्थ के मामले में मेरा मानना है दावा बड़ा नहीं होना चाहिए, एविडेंस मजबूत होना चाहिए। गैस, एसिडिटी और कब्ज ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल सी हमारी रोज़ की गलत आदतों की वजह से ये तीनों बीमारी हमारे शरीर में पनप जाती हैं और फिर कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। और वो सिर्फ नॉर्मल सी आदत है, सुबह जल्दी ऑफिस जाना, नाश्ता जल्दी जल्दी करना, दिन भर कुर्सी पर बैठना, पानी कम पीना और रात को खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाना। बस ऐसी लाइफ स्टाइल से कुछ समय बाद खाना खाने के बाद पेट भारी लगने लगता है, डकार आने लगती है और रात में सीने में जलन भी होने लगती है और सुबह के वक्त पेट साफ नहीं होता। आप सोचते हैं गैस है, कभी कभी कोई चून ले लिया, कभी सोडा वाला ड्रिंक पी लिया और कभी खाना ही कम कर दिया। ऐसा करने से थोड़ी बहुत देर के लिए आराम मिला, फिर प्रॉब्लम वापस आ गई। तो सबसे पहले हमारा बेस ये है कि आप ये नॉर्मल सी आदत सुधार लें। आप सबसे पहले इसी बेस को समझिए जिसकी वजह से गैस, एसिडिटी और कब्ज़ जैसी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। ये रोज़ की आदतें गैस, एसिडिटी और कब्ज़ की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको कोई बात सिर्फ अपनी राय से नहीं बताने वाला। अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की GARD गाइडलाइंस में साफ तौर पर बताया गया है
कि रात को सोने से 2 से 3 घंटे के अंदर खाना खाने से बचना चाहिए और खाने के बाद जल्दी लेटना रिफ्लक्स सिम्टम्स को बढ़ा सकता है। और ओवरवेट लोगों में वेट लॉस की भी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी गई है, यानी रात का खाना खाकर तुरंत बिस्तर पर जाना सिर्फ एक सामान्य आदत नहीं है, कुछ लोगों में ये सीने की जलन और एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाने वाली आदत हो सकती है। यहाँ कब्ज के बारे में भी कहा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिसीज़ यानी NIDDK के अनुसार कब्ज में खाने में फाइबर बढ़ाना, पर्याप्त फ्लूइड्स लेना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना और एक रेगुलर बाउल रूटीन बनाना मदद कर सकता है। अडल्ट्स के लिए सामान्य तौर पर रोज 22 से 34 ग्राम फाइबर्स लेने की सलाह दी जाती है। अगर आपको पुराना कब्ज है या आपको कब्ज की बीमारी है तो एकमात्र कब्ज की बीमारी को फाइबर युक्त चीजें खाकर बिल्कुल जड़ से ठीक किया जा सकता है। अगर आपको पुराना कब्ज है, फाइबर आपकी कब्ज की प्रॉब्लम में काफी मदद कर सकता है। अब सवाल है, कब्ज में कौन कौन से फाइबर फूड्स वास्तव में एविडेंस के साथ काम आ सकते हैं। सबसे पहले आता है इसबगोल यानी सीलियम। अमेरिकन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिकल एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की 2023 क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस में क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए फाइबर की रिकमेंडेशन दी गई है और सीलियम के लिए इफेक्टिवनेस का अच्छा एविडेंस मौजूद है। सीलियम यानी इसबगोल एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों को 12 ग्राम सीलियम रोजाना 4 हफ्तों तक दिया गया और उनके वीकली बाउल मूवमेंट्स बढ़े, स्टूल में सुधार हुआ और टॉयलेट करते समय स्ट्रेनिंग भी कम हुई। दूसरी चीज़ है कीवी। 2021 की एक रैंडमाइज्ड ट्रायल में क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों को रोजाना ग्रीन कीवी फ्रूट्स, प्रून्स या सीलियम दिया गया और 4 हफ्तों में तीनों ग्रुप्स में बाउल मूवमेंट में सुधार देखा गया। कीवी और प्रून्स से स्टूल कंसिस्टेंसी में भी इम्प्रूवमेंट देखा गया, जबकि तीनों से स्ट्रेनिंग कम हुई। तीसरी चीज़ है सूखा आलू बुखारा यानी प्रून्स। इसी स्टडी में रोजाना 100 ग्राम प्रून्स इस्तेमाल किए गए थे और कॉन्स्टिपेशन सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट देखा गया। लेकिन ध्यान रखिए, स्टडी में इस्तेमाल हुई मात्रा को देखकर आप ये मत समझिए कि हर व्यक्ति को बिल्कुल इतनी ही मात्रा लेनी चाहिए। अब आते हैं हमारे घर के फूड्स पर। NIDDK की यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिसीज़ की जानकारी के अनुसार कब्ज में फाइबर बढ़ाने के लिए होल ग्रेन्स जैसे ओटमील और होल व्हीट, लेग्यूम्स जैसे दाल, चना, राजमा और फ्रूट्स, छिलके सहित एप्पल और पियर, और इसके बाद ऑरेंज वेजिटेबल्स जैसे गाजर, ब्रोकली और ग्रीन पीस अच्छे फाइबर सोर्सेज हैं। यानी अगर आप कब्ज से परेशान हैं तो आपकी प्लेट में सिर्फ एक फाइबर फूड ऑप्शन मौजूद नहीं है। ऐसे आप अपनी पूरी डाइट को धीरे धीरे फाइबर रिच बना सकते हैं और ये ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसलिए फाइबर को धीरे धीरे बढ़ाइए और पर्याप्त पानी या दूसरे फ्लूइड्स लेते रहिए, क्योंकि NIDDK के अनुसार पानी फाइबर को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। अडल्ट्स के लिए सामान्य फाइबर टारगेट लगभग 22 से 34 ग्राम रोज़ाना बताया जाता है। और भारत में भी एक कम्युनिटी बेस्ड स्टडी हुई थी जिसमें चंडीगढ़ के 505 लोगों को शामिल किया गया। इस स्टडी में 24.8% लोगों ने पिछले 1 साल में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बताई और रोम क्राइटेरिया से 16.8% लोगों में कॉन्स्टिपेशन पाया गया। इस स्टडी में पोर डाइटरी हैबिट्स, कम फ्लूइड्स इंटेक और कम फिजिकल एक्टिविटी और कम फाइबर वाला खाना कॉन्स्टिपेशन से जुड़े हुए लोगों में पाया गया। यानी इस रिसर्च से ये बात साफ होती है कि कब्ज जैसी प्रॉब्लम फाइबर रिच फूड और ज़्यादा मात्रा में पानी पीना और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। और कब्ज की तरह गैस में भी सबसे पहले हमें उन आदतों को समझना होगा जो इस प्रॉब्लम को बढ़ा सकती हैं। और यहाँ सबसे पहली बात, खाना बहुत जल्दी खाना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिसीज़ यानी NIDDK के अनुसार जब हम बहुत तेज़ी से खाते हैं तो ज़्यादा हवा निगल सकते हैं।
और यही निकली हुई हवा डकार और गैस की शिकायत बढ़ा सकती है। इसलिए अगर आपको बार बार डकार या पेट में गैस की शिकायत रहती है तो खाना थोड़ा आराम से खाइए और अच्छी तरह चबाइए। दूसरी बहुत कॉमन चीज़ है वो है कार्बोनेटेड या फीजी ड्रिंक्स। लोग गैस होने पर कभी कभी सोडा या कोई फीजी ड्रिंक्स पी लेते हैं, लेकिन NIDDK के अनुसार कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को कम करना कुछ लोगों में गैस सिम्टम्स कम करने में मदद कर सकता है। इसलिए गैस की प्रॉब्लम में इसे इलाज समझकर पीना सही तरीका नहीं है। तीसरी बात, एक बार में बहुत ज़्यादा खाना। NIDDK गैस सिम्टम्स में बड़े मील्स की जगह छोटे मील आजमाने की सलाह देता है। यानी पेट को हर ज़रूरत से ज़्यादा भरने के बजाय अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाना ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है। चौथी बात दोस्तों, अगर आपको बहुत डकार आती है तो च्युइंगम, हार्ड कैंडी और स्ट्रॉ से पीना भी कम करके देखिए, क्योंकि इन आदतों में आप अनजाने में ज़्यादा हवा निगल सकते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात है, हर व्यक्ति में गैस ट्रिगर एक जैसा नहीं होता। किसी को चना, राजमा और दूसरी लेग्यूम्स से ज़्यादा गैस हो सकती है, किसी को ब्रोकली या कॉलीफ्लावर से, किसी को कुछ फ्रूट से, किसी को दूध या दूसरी डेयरी प्रोडक्ट से, और कुछ लोगों को शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ स्वीटनर से। इसलिए बिना एविडेंस के ये कहना कि चना, दूध या कोई एक फूड हर इंसान में गैस करता है सही नहीं होगा। NIDDK भी सलाह देता है कि आप अपनी डाइट और सिम्टम्स का फूड डायरी रखें ताकि पता चल सके कि आपके लिए कौन सा फूड ट्रिगर बन रहा है। क्योंकि दोस्तों गैस बनने में आपके शरीर में जो गैस बन रही है रोज़ वो किसी ना किसी फूड को खाने से बन रही है। कोई ना कोई फूड आपको नुकसान दे रहा है, आपके शरीर में गैस बना रहा है। इसलिए उस फूड को पहचानें और खाना बंद करें। अब अगर आपकी गैस के साथ रात में सीने में जलन और खट्टी डकार भी आती है तो यहाँ मामला सिर्फ गैस का नहीं है, बल्कि एसिड रिफ्लक्स का भी हो सकता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की क्लिनिकल गाइडलाइन में सोने से 2 से 3 घंटे के अंदर खाना खाने से बचने की सलाह दी गई है। यानी रात का खाना खाकर तुरंत बिस्तर पर जाना खासकर रिफ्लक्स सिम्टम्स वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। तो अगर आप गैस और एसिडिटी दोनों से परेशान हैं तो अपनी रूटीन में ये छोटे बदलाव ज़रूर कीजिए। खाना धीरे खाइए, बड़े मील्स कम कीजिए, फीजी ड्रिंक्स कम कीजिए। अगर आपको बहुत डकार आती है तो च्युइंगम और स्ट्रॉ जैसी आदतें कम कीजिए। अपने ट्रिगर फूड्स को फूड डायरी से पहचानिए और अगर रात में एसिडिटी होती है तो सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना खत्म करने की कोशिश कीजिए। लेकिन याद रखिए, गैस को हमेशा सिर्फ गैस समझना भी सही नहीं है। IBS, लैक्टोज इंटॉलरेंस, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस और दूसरी डाइजेस्टिव कंडीशन भी गैस और ब्लोटिंग का कारण बन सकती हैं। इसीलिए अगर गैस लगातार बनी हुई है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित कर रही है, लगातार उल्टी आना जैसा महसूस होना या गैस की वजह से पेट दर्द होना और रोज़ाना गैस सिर, पाँव, हाथ या कंधे में दर्द पैदा करती है तो यहाँ बहुत ज़रूरी सावधानी बताई गई है। अगर गैस के साथ दर्द कंधे, हाथ, पीठ, छाती या शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल रहा है तो सबसे प्रैक्टिकल नुस्खा इसबगोल प्लस पानी। जी हाँ दोस्तों 2023 की अमेरिकन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिकल एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन में क्रोनिक इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन के लिए फाइबर सप्लीमेंटेशन की कंडीशनल रिकमेंडेशन है। और इवेल्युएटेड फाइबर सप्लीमेंट्स में सीलियम यानी इसबगोल के लिए इफेक्टिवनेस का सबसे स्पष्ट एविडेंस मिला है। समझिए बात को। गाइडलाइंस पर्याप्त हाइड्रेशन की भी सलाह देती है। अब दोस्तों इसबगोल ही क्यों? इसबगोल एक सोल्यूबल फाइबर है। ये पानी एब्जॉर्ब करके स्टूल को बल्क और सॉफ्टनेस देने में मदद करता है, जिससे बाउल मूवमेंट आसान हो सकता है। आप कैसे लें? प्रोडक्ट के लेबल के अनुसार मात्रा आप ले सकते हैं या फिर एक छोटा चम्मच भी आप ले सकते हैं। उसे पर्याप्त पानी के साथ लें और पानी कम ना करें। लेकिन गैस के लिए एक और ज़रूरी बात, NIDDK के अनुसार गैस कम करने में धीरे खाना,
फीजी ड्रिंक्स कम करना, च्युइंगम, हार्ड कैंडी और स्ट्रॉ से बचना और बड़े मील्स की जगह छोटे मील्स लेना उपयोगी अप्रोचेस हैं। अगर आपको कब्ज के साथ पेट में गैस और भारीपन भी रहता है तो ये चीज़ जिसके पीछे घरेलू इस्तेमाल के साथ साथ मेडिकल रिसर्च भी मौजूद है वे इसबगोल यानी सीलियम हस्क ही है। लेकिन ध्यान रखिए, मैं इसे कोई चमत्कारी इलाज नहीं बता रहा हूँ। 2023 में अमेरिकन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ने क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन में फाइबर सप्लीमेंटेशन को एक ट्रीटमेंट ऑप्शन माना और जिन फाइबर सप्लीमेंट्स को रिसर्च में देखा गया उनमें सीलियम यानी इसबगोल के लिए इफेक्टिवनेस का सबसे स्पष्ट एविडेंस मिला। इस गाइडलाइन में यह भी बताया गया कि इसबगोल लेते समय पर्याप्त हाइड्रेशन जरूरी है। इसलिए अगर आपका कब्ज पुराना है और उसी के साथ पेट भारी रहता है तो इसबगोल आपके लिए एक यूजफुल ऑप्शन हो सकता है। इसे प्रोडक्ट के निर्देश के अनुसार सही मात्रा में पर्याप्त पानी के साथ लेना चाहिए और पानी कम नहीं करना चाहिए। इसका उद्देश्य स्टूल को बेहतर बनाना है और बाउल मूवमेंट को आसान बनाना है, ना कि कुछ घंटों में गैस को जादुई तरीके से खत्म करना। मतलब ये चीज़ आपको अपनी डाइट के रूटीन में शामिल करनी होगी और इसका रिजल्ट्स आपको कम से कम 2 हफ्तों के बाद अच्छे से मिलना शुरू भी हो जाएगा। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, अगर आपकी गैस असल में कब्ज़ की वजह से बढ़ रही है तो कब्ज़ बेहतर होने के साथ पेट का भारीपन और ब्लोटिंग भी कम महसूस होगी। लेकिन अगर गैस का कारण लैक्टोज इंटॉलरेंस, आईबीएस, किसी खास फूड का ट्रिगर या कोई दूसरी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो इसबगोल लेने के साथ साथ एनआईडीडीके के अनुसार गैस कम करने के लिए खाना धीरे खाना, फीजी ड्रिंक्स कम करना, च्युइंगम और हार्ड कैंडी से बचना, स्ट्रॉ से पीना कम करना और बहुत बड़े मील्स की जगह छोटे मील्स लेना, ये भी आपको फॉलो करना होगा। तो आपको ऐसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा फास्ट तरीके से। और अगर आपको लगता है कि चना, राजमा, दूध या कोई दूसरा फूड खाने के बाद बार बार गैस बढ़ती है तो उसे हमेशा के लिए बंद करें। अब सबसे ज़रूरी वार्निंग, अगर आपकी गैस के साथ ऐसा दर्द हो जो छाती से हाथ, कंधे, पीठ या जबड़े तक फैल रहा है, सांस लेने में परेशानी है, पेट फूलने और कब्ज़ की समस्या से परेशान हैं और इसबगोल पहले से ले रहे हैं तो इसके साथ आप कुछ नेचुरल चीज़ें और ऐड करनी होंगी। वैसे तो इसबगोल प्लस पानी ही आपकी इस समस्या से गैस, एसिडिटी और कब्ज से निजात देने में मदद करेगी। लेकिन अगर किसी को इससे रिजल्ट मिलने में वक्त लग रहा है या पूरा आराम नहीं हो रहा है तो अब आपको कुछ और नेचुरल चीज़ों का इसके साथ सेवन करना होगा। सबसे पहली चीज़ इसके साथ आप अपनी रूटीन में शामिल करेंगे वो है अदरक। रिसर्च में जिंजर और कुछ हर्बल प्रिपरेशंस पर फंक्शनल डिस्पेसिया यानी इंडाइजेशन, पेट भारी लगना और ऊपरी पेट की डिस्कम्फर्ट जैसे सिम्टम्स में फ़ायदा देखा गया है। इसे लेने का आसान तरीका है, 1 कप गर्म पानी में लगभग आधा से 1 इंच ताज़ा अदरक के कुछ पतले टुकड़े डालकर करीब 5 से 10 मिनट ढककर रखें। फिर इसे हल्का गुनगुना करके आप पी सकते हैं। इसे सुबह खाली पेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खाना खाने के बाद पेट भारी लगता है तो भोजन के बाद या खाने के बाद या शाम के समय इसे लिया जा सकता है। अब इसे इसबगोल के साथ कैसे रखें ये भी समझिए। इसबगोल को अपने कन्वीनियंट समय पर पर्याप्त पानी के साथ लें और अदरक वाले पानी को उससे अलग समय पर रखें। दोनों को एक ही गिलास में मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसबगोल कब्ज के लिए फाइबर देता है जबकि अदरक का इस्तेमाल डाइजेस्टिव कंफर्ट को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इसलिए दोनों का काम अलग अलग है। इसके साथ एक और हैबिट ज़रूर रखें, खाना खाने के बाद तुरंत सोफे या बिस्तर पर लेटने के बजाय 10 मिनट की हल्की वॉक करें। खाना खाने के बाद तुरंत सोफे या बिस्तर पर लेटने के बजाय 10 मिनट की हल्की वॉक आपकी डाइजेशन रूटीन के लिए एक अच्छी हैबिट होगी। एक रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में मील के बाद स्लो वॉकिंग से स्टमक एम्पटिंग तेज हुई थी। वहीं जीईआरडी पर किए गए ह्यूमन स्टडीज में पोस्ट मील वॉकिंग से रिफ्लक्स में मॉडेस्ट बेनिफिट देखा गया है। इसका सबसे प्रैक्टिकल फायदा यह है कि आप खाने के बाद एक्टिव और अपराइट रहते हैं
मील के बाद अपराइट रहना और देर रात खाने से बचना रिफ्लक्स के लिए रिकमेंडेड लाइफस्टाइल मेजर्स हैं। और अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी खाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे तक सोने से बचने की सलाह देती है। यानी आपकी सिंपल रूटीन हो सकती है इसबगोल, पर्याप्त पानी के साथ दिन भर नॉर्मल बैलेंस्ड खाना, खाने के बाद 10 मिनट की हल्की वॉक और ज़रूरत के हिसाब से अदरक का हल्का पानी। और इसी के साथ आप 2 से 3 चीज़ों को और ऐड कर सकते हैं जिससे गैस, एसिडिटी और कब्ज बिल्कुल जड़ से ख़त्म होंगे और रिजल्ट भी बहुत तेज़ी से मिलेगा। हर भारतीय किचन में आसानी से मिल जाती हैं, वो है सौंफ। खाना खाने के बाद सौंफ चबाने की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, लेकिन सवाल है कि क्या सौंफ सिर्फ मुंह की फ्रेशनेस के लिए है? नहीं, ये डाइजेशन में भी इसका कुछ फ़ायदा है। रिसर्च में फिनल यानी सौंफ के कुछ कंपाउंड्स पर ऐसे इफेक्ट्स देखे गए हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मूवमेंट को इंटेस्टाइनल स्पेज़म से जुड़े हैं। कुछ रिसर्च में फेनल कंटेनिंग प्रिपरेशन से ब्लोटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और डाइजेस्टिव सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट देखा गया है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है? सबसे आसान तरीका है खाना खाने के बाद लगभग आधी से 1 छोटी चम्मच सौंफ धीरे धीरे चबाना। इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सौंफ चबाना पसंद नहीं है तो आप इसका हल्का पानी भी बना सकते हैं। इसके लिए 1 कप यानी लगभग 200 से 250 मिलीलीटर पानी लें और उसमें करीब 1 छोटी चम्मच सौंफ डाल दें। इसे 5 से 10 मिनट तक हल्का उबालें या गर्म पानी में डालकर ढककर रखें। फिर इसे छान लें और जब ये हल्का गुनगुना रह जाए तो धीरे धीरे पी लें। इसे बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है और इसमें चीनी डालना भी नहीं है। और अगर आपका पेट खाने के बाद भारी हो जाता है या ब्लोटिंग महसूस होती है तो इसे खाने के बाद लिया जा सकता है। कुछ क्लिनिकल रिसर्च फेनल कंटेनिंग प्रिपरेशंस पर कॉन्स्टिपेशन और डाइजेस्टिव सिम्टम्स में बेनिफिट्स दिखाती हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि अकेली सौंफ हर व्यक्ति की कब्ज ठीक कर देगी। अगर कब्ज आपकी मेन समस्या है तो इसबगोल जैसे सोल्यूबल फाइबर पर्याप्त पानी के साथ एविडेंस ज़्यादा मजबूत है इसका। तो सौंफ का फ़ायदा मेन जो है वो डाइजेस्टिव कंफर्ट के आसपास देखा गया है। इसके कुछ कंपाउंड्स इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स और गट मूवमेंट पर असर डालते हैं, इसलिए कुछ लोगों में पेट की ऐंठन, फुलनेस या ब्लोटिंग जैसी परेशानी में सपोर्टिव बेनिफिट्स सौंफ का मिलता है। एक और प्रैक्टिकल फ़ायदा यह है कि खाना खाने के बाद थोड़ी सौंफ चबाना एक सिंपल रूटीन है और इसमें किसी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। खाने के बाद थोड़ी सौंफ चबाएं या इसका हल्का पानी बनाकर पी लें, लेकिन इससे सबसे अच्छा रिजल्ट तभी मिलेगा जब इसके साथ आपकी पूरी रूटीन भी सही हो। खाना ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं, खाने के बाद तुरंत ना लेटें, थोड़ी हल्की वॉक करें, पर्याप्त पानी लें और जिस फूड से बार बार गैस या एसिडिटी ट्रिगर होती है उसे पहचानें। अब सौंफ के बाद बात आती है एक और ऐसी ही घरेलू चीज़ की जो लगभग हर भारतीय किचन में मिल जाती है आसानी से, वो है अजवाइन। सदियों से अजवाइन का इस्तेमाल खाना खाने के बाद होने वाली गैस, पेट फूलने और इंडाइजेशन जैसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में किया जाता रहा है। अजवाइन में थाइमोल जैसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिन पर लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में डाइजेस्टिव सिस्टम पर एंटी स्पेज़मोडिक और कॉर्मिनेटिव यानी गैस और इंटेस्टाइनल स्पेज़म से जुड़े इफेक्ट्स देखे गए हैं। अगर खाना खाने के बाद आपका पेट आपको भारी लगता है या ब्लोटिंग महसूस होती है तो एक आसान तरीका है, लगभग आधी चम्मच अजवाइन को आप धीरे धीरे चबा सकते हैं और ऊपर से थोड़ा गुनगुना पानी पी सकते हैं। आप अजवाइन का हल्का पानी भी बना सकते हैं। इसके लिए 1 कप यानी लगभग 200 से 250 मिलीलीटर पानी लें, उसमें करीब आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालें और 5 से 10 मिनट हल्का उबालें। फिर इसे छानकर गुनगुना होने पर धीरे धीरे आप पी सकते हैं। इसे खाने के बाद लेना ज़्यादा प्रैक्टिकल है, खासकर जब मील के बाद हेवीनेस या ब्लोटिंग महसूस हो। लेकिन अब कब्ज़ वाली बात भी आप समझिए, अजवाइन को कॉन्स्टिपेशन की प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं कहा जा सकता। अगर कब्ज़ की मेन समस्या है तो इसबगोल जैसे सोल्यूबल फाइबर पर्याप्त फ्लूइड्स के लिए एविडेंस जो है वो इसबगोल का ज़्यादा मजबूत है। अब आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद हो गए, एक सौंफ और एक अजवाइन। अगर आप सौंफ का ऑप्शन आपको अच्छा लगता है तो आप सौंफ ले खाना खाने के बाद, अजवाइन का ऑप्शन अच्छा लगता है तो आप खाना खाने के बाद अजवाइन का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अजवाइन का इस्तेमाल डाइजेशन को सपोर्ट करने वाली चीज़ों के रूप में किया जाता है, यानी आपकी रूटीन में अजवाइन का इस्तेमाल बहुत सिंपल रखा जा सकता है। मील के बाद ज़रूरत के अनुसार थोड़ी अजवाइन या उसका हल्का पानी
लेना है, लेकिन इसे इसबगोल का रिप्लेसमेंट ना समझे। इसबगोल कब्ज के लिए फाइबर देता है, जबकि अजवाइन को आप डाइजेस्टिव कंफर्ट के लिए सपोर्टिव ऑप्शन मान सकते हैं। अब अगली जो चीज़ है वो है ज़ीरा। ज़ीरा हमारे खाने का सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं है, बल्कि ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसे डाइजेशन के लिए लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। कुछ क्लिनिकल रिसर्च में क्यूमिन कंटेनिंग प्रेपरेशन से इंडाइजेशन, पेट फूलना और डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट में इम्प्रूवमेंट देखा गया है। आप दाल, सब्जी या दूसरे खाने में नॉर्मल मात्रा में ज़ीरा डाल सकते हैं। चाहे तो खाने के बाद हल्का ज़ीरे का पानी भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो कुछ ऐसी चीज़ हैं जो आपकी गैस, एसिडिटी और कब्ज़ जैसी समस्या से हमेशा के लिए निजात दे सकती हैं, अगर इनका रेगुलर सही तरीके से इस्तेमाल वो किया जाए। दोस्तों, ये वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपकी गैस, एसिडिटी और कब्ज़ को ख़त्म करने में मददगार थी। तो अब सवाल आता है कि इन पाँचों चीज़ों को आखिर लेना कैसे है और दिन में किस समय लेना है। तो इसे बहुत आसान तरीके से आप समझिए। पहली चीज़ है इसबगोल। अगर आपकी मेन समस्या कब्ज़ है तो रात को खाने के 1 से 2 घंटे बाद लगभग 1 छोटी चम्मच इसबगोल बड़े गिलास में आप वो मिलाकर पानी में पी लें और उसके ऊपर फिर पानी पी लें। और पर्याप्त पानी ज़रूर पीना है, क्योंकि फाइबर के साथ पानी कम होगा तो कब्ज़ और ब्लोटिंग बढ़ सकती है। दूसरी चीज़ है आपकी सौंफ। सौंफ दोपहर या रात के खाने के बाद लगभग आधी से 1 छोटी चम्मच सौंफ धीरे धीरे आप चबा सकते हैं, या 1 कप हल्का सौंफ का पानी बनाकर आप पी सकते हैं। और तीसरी चीज़ अदरक। अगर आपको इंडाइजेशन, नोजिया या खाने के बाद हैवीनेस रहती है तो 1 कप गर्म पानी में कुछ पतले अदरक के टुकड़े डालकर 5 से 10 मिनट रखें और खाने के बाद या शाम को हल्का गुनगुना पी सकते हैं। चौथी चीज़ है अजवाइन। इसे रोज़ लेना ज़रूरी नहीं है, इसे आप सौंफ की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इसकी जगह आप सौंफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खाने के बाद ब्लोटिंग या हेवीनेस महसूस होती है तो लगभग आधी छोटी चम्मच अजवाइन आप चबा सकते हैं, या आधी छोटी चम्मच अजवाइन को 1 कप पानी में 5 से 10 मिनट हल्का उबालकर छानकर पी सकते हैं। पांचवी चीज़ है ज़ीरा। इसे दाल और सब्जी में नॉर्मल मात्रा में इस्तेमाल करना बहुत ही आसान तरीका है। चाहे तो खाने के बाद हल्का ज़ीरे का पानी भी आप वो ले सकते हैं। आपकी सिंपल रूटीन ये हो सकती है, कब्ज़ है तो रात में इसबगोल, खाने के बाद सौंफ, ज़ीरा आप नॉर्मल भोजन में इस्तेमाल करते रहें और हर मील के बाद तुरंत लेटने के बजाय लगभग 10 मिनट की हल्की वॉक आप कर लें। इससे आपकी डाइजेशन रूटीन बेहतर हो जाएगी। और मील के बाद अपराइट रहने से रिफ्लक्स के सिम्टम्स में भी कुछ लोगों को फायदा हो सकता है। अगर गैस और एसिडिटी लगातार बनी रहती है, बार बार वोमिटिंग होती है, निगलने में परेशानी है, वजन बिना वजह कम हो रहा है या स्टूल में ब्लड आता है, तो डॉक्टर से जांच जरूरी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने गैस, एसिडिटी और कब्ज से जुड़ी कई जरूरी बातें समझी। क्या खाना है, किस चीज को किस तरह इस्तेमाल करना है और किन बातों से बचना चाहिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने भरोसेमंद रिसर्च, साइंटिफिक एविडेंस और मेडिकल सोर्सेज को समझने के बाद आपके सामने आसान भाषा में रखने की कोशिश की है, ताकि आपको सिर्फ सुनी सुनाई बातों के बजाय सही और प्रैक्टिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको हेल्थ एजुकेटर माज की ये कोशिश यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में अपनी हेल्थ प्रॉब्लम जरूर बताइए। आज तक जिसने भी हमसे कमेंट में अपनी परेशानी पूछी है, हमने अपनी तरफ से जितनी मदद हो सकी उसका जवाब देने की कोशिश की है। जवाब देने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपका कमेंट 24 से 48 घंटे के अंदर जरूर देखा और जवाब दिया जाए। कमेंट जरूर करें। आपकी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम, कोई सवाल या कोई ऐसी परेशानी जिसके बारे में आप सही जानकारी चाहते हैं, उसे कमेंट में जरूर लिखिए। हम आपके कमेंट को देखकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही दिशा और यूजफुल जानकारी दी जा सके। हेल्थ एजुकेटर माज का मकसद सिर्फ आपको कोई नुस्खा बताना नहीं है। हमारा मकसद है कि हेल्थ से जुड़ी किसी भी जानकारी को बिना जांचे परखे आपके सामने ना रखा जाए। किसी बीमारी के बारे में रिसर्च क्या कहती है, साइंटिफिक एविडेंस क्या बताता है, क्या इसका कोई इलाज आयुर्वेद में मौजूद है या किसी नॉर्मल फूड या लाइफस्टाइल चेंज से इसमें मदद मिल सकती है, कौन से घरेलू उपाय के पीछे एविडेंस है और कौन सा सिर्फ सुनी सुनाई बात है। घरेलू उपाय या फूड पर्याप्त नहीं है तो ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि कब डॉक्टर की जरूरत है, किस तरह के स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और कौन सी जांच जरूरी हो सकती है। मेडिसिन, सप्लीमेंट्स या किसी ट्रीटमेंट के बारे में भी हम बिना एविडेंस के कोई दावा नहीं करेंगे। हमारा काम आपको खुद से मेडिसिन लेने के लिए कहना नहीं है, बल्कि आपको सही जानकारी और सही दिशा दिखाना है, क्योंकि हेल्थ में सबसे बड़ी परेशानी
सिर्फ बीमारी नहीं होती, कई बार परेशानी ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि रास्ता क्या है। लोग किसी के कहने पर नुस्खा आजमाते हैं, किसी के कहने पर सप्लीमेंट लेते हैं और कई बार ऐसी चीज़ों पर पैसे खर्च कर देते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती। एक हेल्थ एजुकेटर का काम है कि उपलब्ध जानकारी को बारीकी से समझे, अलग अलग एविडेंस को कंपेयर करे और आपको ये समझाने की कोशिश करे कि किस समस्या में घर पर कौन सी सेफ चीज मदद कर सकती है, कब लाइफस्टाइल बदलना चाहिए और कब मेडिकल हेल्प लेना जरूरी है। हमारा मकसद किसी डॉक्टर की जगह लेना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है कि आपको डॉक्टर तक जाने की जरूरत कब है और कब नहीं, ये समझने में मदद मिले आपको, ताकि अननेसेसरी कंफ्यूजन और गलत जगह पैसे खर्च करने से बचने में मदद मिल सके। इसलिए हेल्थ एजुकेटर माज पर आपको सिर्फ ये खाओ और बीमारी खत्म जैसी बातें नहीं मिलेंगी। हमारी कोशिश रहेगी कि हर टॉपिक को रिसर्च, एविडेंस और प्रैक्टिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन के आधार पर समझाया जाए, ताकि आपको सिर्फ एक नुस्खा नहीं बल्कि अपनी हेल्थ को समझने की सही दिशा मिले। अपनी हेल्थ प्रॉब्लम कमेंट में जरूर लिखें, हो सकता है अगली वीडियो आपकी बताई हुई प्रॉब्लम पर ही हो। मैं हूँ हेल्थ एजुकेटर माज। मेरा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको सही जानकारी से सही दिशा दिखाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी हेल्दी टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।